student, welcome to my YouTube channel History with Ritika. Today in this video we will discuss about the Great Economic Depression 1929. Great Depression was called so because of its scale and timing. यानी कि ग्रेट डिप्रेशन को ग्रेट टर्म्स से इसलिए डिफाइन किया गया क्योंकि इस लेवल का ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न मॉडर्न हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया। इकोनॉमिक टर्म्स में डिप्रेशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, रियल जीडीपी में 10% से ज़्यादा डिक्लाइन का आना। सेकंड, 2 इयर्स या उससे ज़्यादा टाइम से चला आ रहा रिसेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस होती है, लेकिन ये डिप्रेशन जितना सीरियस नहीं होता और सिर्फ कुछ ही मंथ्स तक चलता है। इसलिए इकोनॉमिक डिप्रेशन को रिसेशन का एक सीवियर फॉर्म भी कहा जाता है। एबनॉर्मल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट रेट्स, लो आउटपुट, लो प्रोडक्टिविटी, लो इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस इंटरनेशनल ट्रेड, फ्लक्चुएटिंग करेंसीज, ये सभी इकोनॉमिक डिप्रेशन के फीचर्स होते हैं। एंड प्राइस डिफ्लेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, स्टॉक मार्केट क्रैश एंड बैंक फेलियर, ये सभी डिप्रेशन के यूनिक एलिमेंट होते हैं जो नॉर्मली रिसेशन के टाइम नहीं देखे जाते हैं। ये इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में एमर्ज हुआ एक ऐसा इकोनॉमिक डाउनटर्न था जिसके स्कूप्स एंड साइज के कोई पैरेलल नहीं था। वैसे तो ये 1929 में अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसके इम्पैक्ट वर्ल्ड के हर कॉर्नर में महसूस किए गए। वर्ल्ड वॉर 1 के इकोनॉमिक रिजल्ट में विनिंग एंड डिफीटेड दोनों ही साइड की कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी पैथिक हो गई, बिकॉज वॉर में बोथ साइड ने लॉट्स ऑफ मनी स्पेंड कर दी थी। डेवलपमेंट वर्क सभी जगह स्टॉप हो गए थे। विक्टोरियस कंट्रीज डिफीटेड नेशन से रिप्रेशन लेकर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने का ट्राई करने लगी थी, लेकिन ये सब करने से भी उन्हें एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिल सकी। इसका रीज़न ये था कि जिन डिफीटेड कंट्रीज़ पर उन्होंने रिप्रेशन लगाए थे, लाइक जर्मनी की बात करें तो उनके पास कंपेंसेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वॉर की वजह से विनर कंट्रीज़ ने जर्मनी के नेचुरल रिसोर्सेज तक पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। ड्यूरिंग द वॉर यूरोपियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी काफ़ी हार्म पहुंचा, जिसका रिजल्ट ये रहा कि अब डेवलप्ड कंट्री भी एक्सपोर्ट करने में अनेबल थी एंड ग्रेजुअली यूरोप की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी पैथिक होती चली गई। इकोनॉमिक रिसेशन का इम्पैक्ट रिच कंट्री अमेरिका पर भी पड़ा और अब एक साइड अमेरिका ने अदर कंट्रीज़ को लोन देना बंद कर दिया, वहीं दूसरी साइड से डेबिटर्स कंट्रीज़ ने भी लोन रिपे करना बंद कर दिया क्योंकि किसी के पास मनी ही नहीं था, मनी का फ्लो रुक गया। इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि अब ऑल ओवर द वर्ल्ड में हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड होने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन भी डिसऑर्गेनाइज होने लगे। वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस एंड इकोनॉमिस्ट सभी टेंशन में आ गए और इस सिचुएशन ने काफ़ी चीज़ों को अनस्टेबल कर दिया। सो नाउ लेट अस एनालाइज द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन इन डेप्थ। सो फर्स्ट कॉज इज सर्कमस्टांसेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। इकोनॉमिक डिप्रेशन का इंपॉर्टेंट रीजन वर्ल्ड वॉर से अराइज हुए सर्कमस्टांसेस थे। बिकॉज वॉर की सिचुएशन में मिलिट्री रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, जिसके रीजन से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना नेसेसरी हो जाता है एंड एट द सेम टाइम यंग सोल्जर आर्मी में चले जाते हैं, जिससे लेबर्स की भी शॉर्टेज आनी शुरू हो जाती है। इन सब का रिजल्ट ये रहता है कि अब लेबर कॉस्ट, प्रॉफिट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पोस्ट वॉर पीरियड में कुछ समय के लिए तो बूम परसिस्ट देखने को मिलता है, बट आफ्टर द वॉर डिप्रेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही ऐसी सेम सिचुएशन देखी गई। 1919 में वॉर के एंड के 10 इयर्स के बाद 1929 में वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन का विक्टिम बन गया। सेकेंड रीजन इज लोन गिविंग ड्यूरिंग वॉर। इकोनॉमिक क्राइसिस का एक कोज वॉर टाइम डेब्ट भी रही। एट द टाइम ऑफ वॉर में ट्रैप्ड सभी कंट्रीज को लॉट्स ऑफ मनी स्पेंड करनी पड़ी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सोर्सेज से बियॉन्ड जाकर इन्वेस्टमेंट की। वन नेशन अदर नेशन से लोन लेता रहा और ये सोचता रहा कि आफ्टर द वॉर वो ये सभी लोन्स को रीपे कर देंगी, बट आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 नेशंस को डेब्ट रिपे करने में काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी क्योंकि मनी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज आ गई थी। एग्जाम्पल के वे में इस पॉइंट को समझें तो यूरोप की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने इंग्लैंड से लोन लिया था एंड इंग्लैंड ने अमेरिका से लोन लिया हुआ था।
इंग्लैंड को लोन रिपे नहीं किए गए कंट्रीज के थ्रू, तो इंग्लैंड ने भी अमेरिका को लोन पे नहीं किए। इसका इफेक्ट गोल्ड करेंसी पर पड़ा और पेपर करेंसी मोर प्रिवलेंट हो गई। नेक्स्ट कोज रहा इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द वॉर। एज अ रिजल्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन पैथिक होती चली गई, बट कुछ ऐसी भी कंट्रीज थी जिनका प्रोडक्शन वॉर टाइम में स्टॉप नहीं हुआ था। उनके लिए पोस्ट वॉर पीरियड ग्रोथ का पीरियड था। आफ्टर द वॉर पीस इस्टेब्लिश होते ही डेली कमोडिटीज की डिमांड इंक्रीज होने लगी, बट प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा था, जिसके रीजन से कमोडिटीज के प्राइस इंक्रीज हो गए। इस इंक्रीजमेंट से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के पीपल्स परेशान होने लगे। वहीं अमेरिका एंड जापान इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ मूव कर रहे थे, बिकॉज वहाँ पर ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुका नहीं था। वहाँ गुड्स का प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में हुआ, बट सेल नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट रीजन रहा मैकेनाइजेशन ऑफ मशीन्स। ड्यूरिंग दी वॉर टाइम मैन पावर की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्किंग लेबर्स की शॉर्टेज हो गई। अब फैक्ट्रीज के ओनर्स ने न्यू मशीन्स इन्वेंट करनी स्टार्ट कर दी। लेबर्स का वर्क मशीन करने लगी, जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने लगे। बट आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर मैन पावर अगेन अवेलेबल हो गया, लेकिन अब ये सब अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि उनका जो प्लेस है वो मशीन्स ने ले लिया था फैक्ट्रीज में। ये सभी यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस का रीजन बने। नेक्स्ट रहा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड। यूरोप की कंट्रीज को लोन देने वालों में मेन कंट्री अमेरिका थी, लेकिन अमेरिका अपने लोन की पेमेंट गोल्ड की फॉर्म में लेती थी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि यूरोपियन कंट्रीज का सारा गोल्ड अमेरिका में एक्यूमुलेट होने लगा। अ पार्ट ऑफ दिस अमेरिका ऑल्सो एक्सपोर्ट हिज प्रोड्यूस। इन सभी सिचुएशन में अब अमेरिका में अमाउंट ऑफ मनी इंक्रीज होने लगा। फ्रांस ने भी जर्मनी से वॉर एक्सपेंसिस गोल्ड की फॉर्म में लिए। इन दिस वे अमेरिका एंड फ्रांस के पास गोल्ड रिजर्व्स हो गए एंड अदर कंट्रीज एम्प्टी होती चली गई, जिससे यूरोपियन कंट्रीज में गोल्ड के प्राइस हाई हो गए और गोल्ड करेंसी के सर्कुलेशन का डिक्लाइन होने लगा। नेक्स्ट कोज की अगर हम बात करें तो वो था डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, यानी कि क्रय शक्ति में कमी आना भी इकोनॉमिक क्राइसिस का एक कोज माना गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोज की अगर हम तो वो रहा इकोनॉमिक नेशनलिटी। एम्पायर एक्सपेंशन का एक रीजन इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी होता है, जहां इस फीलिंग से इंस्पायर्ड कंट्रीज का फोकस अपने इंटरेस्ट पर ही रहता है, और वो कंट्रीज नहीं चाहती कि उनके गुड्स के किसी भी टाइप का कोई रिडक्शन आए। वॉर से पहले एक कंट्री से गुड्स को अदर कंट्री तक ईजिली एंड फ्रीली ले जाया जाता था। इंग्लैंड जैसी इंपीरियलिस्ट कंट्री भी फ्री ट्रेड पॉलिसी पर बिलीव करती थी, बट एट द एंड ऑफ द वॉर मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ने फ्री ट्रेड पॉलिसी को अबंडन करना स्टार्ट कर दिया और अपने ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए प्रोटेक्ट पॉलिसी या प्रोटेक्शनिज्म का अडॉप्ट कर लिया। इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज में अदर कंट्रीज के गुड्स पर कंट्रोल इम्पोज कर दिए और साथ ही अपनी कॉलोनीज को रॉ मटेरियल भी सिर्फ इंग्लैंड को ही देने के लिए फोर्स किया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी स्लेव कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन पैथिक होती गई एंड पावरफुल कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करने लगी। So far we have talked about the long-term causes of economic depression. Now we will talk about the immediate cause of economic depression, which acted as a spark in this. The stock market crashes. In 1929, न्यू सिटी की वॉल स्ट्रीट वर्ल्ड की फाइनेंशियल कैपिटल थी। बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने यहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। काफ़ी मिडिल इनकम के लोगों ने भी मार्जिन पर स्टॉक बाय करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि लोगों ने एज अ डाउन पेमेंट में स्टॉक के प्राइसेस का एक स्मॉल परसेंट पे किया और बाकी स्टॉक ब्रोकर से बोरो किया। इस कंडीशन में जब तक स्टॉक्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, जब तक सिस्टम वेरी वेल वर्क कर रहा था, फ्लुएंटली चीज़ें चल रही थी, लेकिन जैसे ही इन प्राइसेस में डाउनफॉल आएगा, इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स के पास लोन पे करने के लिए मनी ही नहीं होगी और ऐसी ही सिचुएशन अमेरिका में फेस करनी पड़ी। जैसे जैसे स्टॉक के प्राइसेस गिरते गए, वैसे वैसे पैनिक स्प्रेड होने लगा। अब कोई भी स्टॉक बाय करना नहीं चाहता था, बल्कि सेल करना चाहता था।
29 अक्टूबर ट्यूसडे को प्राइसेस और ज़्यादा गिर गए और 16 मिलियन स्टॉक्स सोल्ड किए गए, जिससे पूरे मार्केट का कोलैप्स हो गया। स्टॉक मार्केट क्रैश में पेपर वेल्थ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स वैनिश हो गए। लोग मार्जिन परचेसेस पर मनी रिपे नहीं कर पाए। हाई प्राइसेस पर बाय किए गए सारे स्टॉक अब वर्थलेस हो गए। विद इन मंथ्स ऑफ द क्रैश, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्राइसेस एंड वेजेस डिक्लाइन होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ने लगे, जिससे लॉन्ग बिजनेस स्लम्प और डिप्रेशन देखा गया। इस ग्रेट डिप्रेशन ने अमेरिकन कंट्री के हर कॉर्नर को टच किया। 1932 तक फैक्ट्री प्रोडक्शन हाफ कर दिए गए, थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस फेल हो गए एंड बैंक क्लोज हो गए। जब बैंक के पास पे करने के लिए मनी नहीं रही, तब अराउंड 19 मिलियन पीपल्स ने अपने सेविंग अकाउंट्स में अपनी मनीज को खो दिया। मैनी फार्मर लॉस्ट देयर लैंड्स। 1933 तक ऑल अमेरिकन वर्कर्स 1/4 के पास कोई जॉब नहीं थी। इन सभी सिचुएशन में अब वरीड अमेरिकन बैंकर्स ने अपने ओवरसीज लोन को रिपे करने की डिमांड की कंट्रीज से एंड अमेरिकन इन्वेस्टर ने यूरोप से अपनी सारी मनी विड्रॉ कर ली। यूरोपियन गुड्स अमेरिकन मार्केट में शार्पली ड्रॉप्ड हो गए बिकॉज अमेरिकन कांग्रेस ने गुड्स पर हाई टैरिफ इंपोज कर दिए ताकि अमेरिकन डॉलर्स यूनाइटेड स्टेट्स में बने रहें और अमेरिकन वर्कर्स को सपोर्ट मिले। जैसे ही अमेरिका ने अपने टैरिफ इंक्रीज किए, इससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि अब अदर नेशंस ने भी अपने हाई टैरिफ इंपोज करने स्टार्ट कर दिए। वर्ल्ड ट्रेड में 65% तक ड्रॉप आ गया। इसने भी इकोनॉमिक डाउनटर्न में कंट्रीब्यूशन किया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इंक्रीज होती चली गई। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान सभी इससे काफ़ी इफेक्ट हुए और ये वर्ल्ड वाइड क्राइसिस रैपिडली स्प्रेड करने लगा। इकोनॉमिक लैटिन अमेरिका ने अदर नेशन से हैवी लोन लिया हुआ था और वे अपने लोन्स का रिपे नहीं कर सके। इन सभी सिचुएशन ने मिलकर वर्ल्ड वाइड क्राइसिस को रैपिडली स्प्रेड करने में काफ़ी हेल्प की। सो इस तरीके से हमने अभी तक इकोनॉमिक क्राइसिस के इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म कॉजेज़ को डिस्कस किया और शॉर्ट टर्म कॉजेज़ को भी डिस्कस किया। नाउ डिस्कस द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन के क्राइसिस से बचने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस लंदन में 6 जून 1933 को ऑर्गेनाइज की गई। इसमें 66 नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया, बट ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन नेशंस 27 जुलाई 1933 को कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर दिया गया। नाउ टॉक अबाउट पॉलिटिकल consequences ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। राइज ऑफ नेपोटिज्म। हिस्ट्री के स्कॉलर्स का बिलीव है कि इकोनॉमिक क्राइसिस ने अथॉरिटेरियनिज्म का राइज किया। इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड लॉज पार्लियामेंट में पास नहीं किए गए, बल्कि ऑर्डिनेंस के थ्रू ये लॉज बनाए गए। इस सिचुएशन में, यानी कि जब डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, तभी अथॉरिटेरियनिज्म की सीट्स टर्मिनेट होती हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मल्टी पार्टी गवर्नमेंट के प्लेस पर मिक्स्ड गवर्नमेंट फॉर्म की गई। अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी ने भी अथॉरिटेरियनिज्म के एलिमेंट्स को स्ट्रेंथ दी, बिकॉज ही ऑल्सो गोट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू सॉल्व द इकोनॉमिक क्राइसिस। इटली एंड जर्मनी में भी जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगी, तो अनएम्प्लॉयड यूथ्स मुसोलिनी और हिटलर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और ये दोनों लीडर्स डिक्टोरियल एटीट्यूड वाले थे और आगे जाके ये फेमस डिक्टेटर बनेंगे। इन दिस वे ये अनएम्प्लॉयमेंट ही डिक्टेटरशिप एंड अथॉरिटेरियनिज्म के पोषक बनेंगे। सेकेंड पॉइंट इज द डेमोक्रेटिक सिस्टम वाज आल्सो अफेक्टेड। इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने स्पेशल पावर अपने हाथों में ले ली। अमेरिका एंड इंग्लैंड जैसे डेमोक्रेटिक नेशंस ने भी डिक्टोरियल नेशंस की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर लिया।
डेमोक्रेटिक यूरोपियन कंट्रीज में पब्लिक का एंगर ऑब्जेक्ट बन गए बिकॉज गवर्नमेंट कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे एक्सेप्शनल पब्लिक का भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से फेथ चला जाता गया। द इकोनॉमिक नेशनलिटी बिकम प्रोमिनेंट। इस सिचुएशन में आर्थिक राष्ट्रीयता और प्रबल होती चली गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा जाए तो वो था द लीग ऑफ नेशन बिकम वीक। इकोनॉमिक क्राइसिस से डरे हुए सभी नेशन सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे थे, अपनी कंडीशन को इंप्रूव करना चाहते थे हर कंडीशन में। लीग ऑफ नेशन के वर्क्स एंड आइडियाज की साइड किसी का भी कोई ध्यान नहीं था। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर इन्वेट किया और लीग ऑफ नेशन इस सिचुएशन में भी कुछ नहीं कर सकी। इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी ने इथोपिया पर अटैक करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और यहाँ भी लीग ऑफ नेशन उसकी इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड को रोक नहीं पाया, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लीग ऑफ नेशन भी वीक होता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेजमेंट ऑफ इंपीरियलिज्म ऑफ जापान। 1910 में कोरिया के कॉन्क्वेस्ट के साथ ही जापान इंपीरियलिस्ट बन गया था। वर्ल्ड वॉर 1 में विनर बनने के साथ ही जापान वर्ल्ड की 5 मेन पावर्स में भी आ गया। अलोंग विद दिस ही ऑल्सो प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जापान ने अपने ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए मिलिट्री विक्ट्री की पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज इट जस्टिफाइड कम्युनिज्म। इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले यूरोपियन कंट्रीज का फेथ कैपिटलिज्म में, लेकिन कार्ल मार्क्स जो कम्युनिज्म के फाउंडर थे, उनका कहना था कि अब कैपिटलिज्म अपने पीक पर पहुंच गया है और कैपिटलिज्म के बाद कम्युनिज्म का आना इनवाइटेबल है, और सेम ऐसा ही हुआ। इस क्राइसिस ने कैपिटलिज्म की सिचुएशन को हटाकर कैपिटलिज्म के फ्लो को रिड्यूस कर दिया। यूरोपियन कंट्रीज भी अब कम्युनिज्म में अपना फेथ एक्सप्रेस करने लगी। सेवेंथ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इज creating environment for Second World War. According to historians' opinion, Second World War के सीट्स वर्साइल की ट्रीटी में ही वो दिए गए थे, बट इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए इन्वॉल्वमेंट क्रिएट कर दिया। इस क्राइसिस ने यूरोपियन कंट्रीज का कैपिटलिज्म में फेथ को रिड्यूस कर दिया, डेमोक्रेसी वीक हो गई और अथॉरिटेरियनिज्म न्यूटर्ड किया गया। और इस सिचुएशन में कंट्रीज ने अपीजमेंट की पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अपीजमेंट की पॉलिसी को समझें तो ये एक ऐसी पॉलिसी थी जहां पीस को मेंटेन रखने के लिए, वॉर को अवॉइड करने के लिए एग्रेसिव पावर्स को कंसेशन दिए जाते थे, लाइक टेरिटरी और रिलैक्सिंग रिस्ट्रिक्शंस दी जाती थी। लेकिन ये पॉलिसी भी फेलियर साबित हुई बिकॉज ये भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड को नहीं रोक पाई। सो यहाँ हमने यूनिट 3 का फर्स्ट सब पॉइंट इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के टॉपिक के साथ कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 के सेकंड सब पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, नाजिज्म और फासिज्म के साथ वीडियो लेके आएंगे। तो जब तक कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।